हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है पीसी। तो पीसीआर को डेवलप किसने किया था? इसको डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। पीसीआर को डेवलप किया था कैरी मुलिस ने। कब किया था? 1985 में। पीसीआर स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। डेवलप्ड बाय कैरी मुलिस इन 1985। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी कॉपीज बना रहे हैं, की कॉपीज बनवा रहे हैं। इसलिए हमें ये पीसीआर करवाना पड़ता है। पीसीआर क्या एक मशीन है जिसके अंदर हम इतनी सारी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट हम डालेंगे अपना, उसकी कॉपीज बनवा देंगे, ठीक है। इस मशीन में थोड़े टाइम के अंदर बहुत सारी बिलियंस ऑफ कॉपीज जो है वो हमें मिलेंगी। तो हम इसमें क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम प्राइमर्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का यूज़। तो ये जो हमारा सेगमेंट है डीएनए का, तो हमें क्या करवाना है, मल्टीपल कॉपीज़ बनवानी है पीसीआर को यूज़ करके। तो हम क्या करेंगे, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में हमें क्या चाहिए होते हैं, प्राइमर चाहिए होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है, ऐसे इसमें भी चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी, प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये क्या करता है, जो प्राइमर होता है उसको एक्सटेंड कराता है, उसको खींचता जाता है आगे। कैसे खींचता है, न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो ऐड करवाता चला। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, इफ द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। अब ये क्या है, रेप्लिकेशन लगातार रिपीट होती चली जा रही है, तो जो भी हमारा सेगमेंट जो है डीएनए का, वो एम्पलीफाई हो जाएगा लगभग बिलियन टाइम्स। तो हमें 1 बिलियन कॉपीज जो है वो मिल जाएंगी। और ये कैसे पॉसिबल होगा, विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर जो हम डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं वो कैसा है, थर्मोस्टेबल। मतलब जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, क्यों कराएंगे, जब जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए उसको हमें सेपरेट कराना है, सिंगल स्टैंडर्ड बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको उसको हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके लिए हमें जो डीएनए पॉलीमरेज लेना होगा वो कैसा होगा, थर्मोस्टेबल। तो ये थर्मोस्टेबल जो डीएनए पॉलीमरेज ले रहे हैं, ये आइसोलेट किया गया है बैक्टीरियम किससे, थर्मस एक्वाटिकस से। थर्मस एक्वाटिकस से इसको आइसोलेट है, ठीक है। तो इसकी यही मेन चीज़ है इस डीएनए पॉलीमरेज की, कि ये हाई टेम्परेचर पर भी एक्टिव रहता है, एक्टिव नहीं होता। इस डीएनए पॉलीमरेज को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। इसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। आगे क्या बोल रहे हैं, द एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट इफ डिजायर्ड कैन नाउ बी यूज्ड टू लाइगेट विद अ वेक्टर। यानी जो भी हमारा एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट था, अब हम उसको क्या कर सकते हैं, एक डिजायर्ड वेक्टर में लाइगेशन करवा के एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना सकते हैं। अब जरा एक बार हम स्टेप्स देख लें पीसीआर के। देखो इसमें क्या देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला रीजन जो जो रेड कलर का है, इस रीजन में हमें एम्प्लीफिकेशन करवानी है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करवाएंगे, मतलब डीनेचुरेशन करवा रहे हैं, सेपरेट करेंगे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। तो ये 94 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो हम हीटिंग करवाएंगे, जिससे ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो सेपरेट हो जाएगा। अब एक बार जो डीएनए जो है वो सेपरेट हो गया, यानी हमने डीनेचुरेशन करवा दी, ठीक है। अब हमें इतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लो कर देंगे, लगभग 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, एनीलिंग हो रही है। एनीलिंग में क्या है, टेम्परेचर हमें लो करना है, लगभग 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस, जिससे क्या है, ये प्राइमर्स जो हैं, जो सेपरेटेड डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए, उससे ये अटैच हो जाए, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में एनीलिंग करवानी है, यानी प्राइमर्स को जो है वो टेम्पलेट डीएनए से अटैच करवाना है 40 टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हमने क्या देखा, इस वाले जो टेम्पलेट डीएनए है, इससे ये प्राइमर यहाँ अटैच हो गया और इससे यहाँ पर ये प्राइमर अटैच हो गया। ये हो गई एनीलिंग। अब हम क्या देख रहे हैं, टैग डीएनए पॉलीमरेज प्लस डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स। हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम यूज कर रहे हैं, कौन सा, टैग पॉलीमरेज, ओके। यानी पॉलीमरेज का नाम क्या है, टैग पॉलीमरेज। और दूसरा हम डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ये हम लेंगे। और इस तरह से फिर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी कॉपीज जो होंगी वो थोड़े टाइम के अंदर जो है वो बन जाएंगी। मतलब प्राइमर एक्सटेंड करता जा रहा है और सिंथेसिस होती जा रही है। तो लगभग यहाँ देखो शॉर्ट में बता दिया है, 30 साइकिल्स जब हो जाएंगी तो लगभग 1 बिलियन कॉपीज जो है वो हमें मिल जाएंगी। एक्सटेंशन में जो है वो हमें टेम्परेचर फिर से रेस करना हो, कितना, 72 डिग्री टेम्परेचर। ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट डीनेचुरेशन में क्या है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रखना होता है। एनीलिंग में टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है, जिससे प्राइमर जो है वो टेम्पलेट डीएनए से अटैच हो जाए। फिर उसके बाद जब हम
डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज जो है वो जब यूज़ करेंगे तब हमें क्या करना है, टेम्परेचर वापस से रेज करना है, जिससे क्या होगा, प्राइमर जो है वो आराम से एक्सटेंड होते चले जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज उनको एक्सटेंड करवाता चला जाएगा। तो ऐसा क्या है, फिर 30 साइकिल्स में, मतलब 30 साइकिल जब हो गए, फिर उसके बाद हमें कितने सारे जो है वो कॉपीज़ मिलेगी, 1 बिलियन कॉपीज़ जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो ये थी पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर जब हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इस रिकॉम्ब डीएनए को हम होस्ट में और ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड, देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट, यानी जो भी हमारा होस्ट है उसके अंदर हम बहुत तरीके से जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल सकते हैं। तो रेसिपिएंट सेल को हमें क्या करना पड़ेगा, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा, यानी उस होस्ट को हमें ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे वो क्या कर सके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले सके। तो ये हम कॉम्पिटेंट होस्ट जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे मेथड्स देखे थे, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड, ये सारे मेथड्स हमने देखे थे, हीट शॉक ट्रीटमेंट वगैरह। इससे हम क्या करते, जो होस्ट होता है उसको कॉम्पिटेंट बना लेते, वो क्या करेगा, फिर फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंट टू एन एंटीबायोटिक, मान लेते हैं हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो था उसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंट जीन था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो था वो उसके अंदर था रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो जब हमने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को होस्ट में डाला, यानी इकोलाई सेल में डाला, अगर उस होस्ट ने उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लिया, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो उस होस्ट में भी आ गया, तो फिर हम उस होस्ट को क्या बोल रहे हैं, ट्रांसफॉर्म्ड बोल रहे हैं। ट्रांसफॉर्म्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अब उस होस्ट के अंदर भी एम्पिसिलिन, यानी हम यहाँ पर मान ले रहे हैं कि जैसे हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर था रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो अगर होस्ट ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया है तो अब उसके अंदर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर है, तो फिर होस्ट ने भी अपने अंदर वो जीन को ले लिया, यानी होस्ट सेल कैसे हो गए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गए, रेजिस्टेंट हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करवाएंगे अगार प्लेट्स के अंदर, एम्पिसिलिन है, तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म सेल हैं उनको अगार प्लेट्स पे ग्रो करवाएंगे, में एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है, ओके। तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहे हैं, कि उनके अंदर क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल है, तो वो होस्ट सर्वाइव कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म सेल जो है वो ग्रो करेंगे। जो बैक्टीरिया, जो इकोलाई सेल्स जिनके अंदर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल्स प्रेजेंट नहीं है, वो इस मीडियम में ग्रो ही नहीं करेंगे, वो इस मीडियम में ग्रो नहीं करेंगे, वो एम्पिसिलिन सेंसिटिव हैं, अनट्रांसफॉर्म्ड कहलाएंगे, और हम बोल सकते हैं कि जो ट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल्स वो डाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से एक जो है हम क्या कर सकते हैं, वन इज एबल टू सिलेक्ट ट्रांसफॉर्म सेल और अनट्रांसफॉर्म, हमें पता चल रहा है कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म्ड है और कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं है। अगर ग्रो कर रहा है तो मतलब ट्रांसफॉर्म सेल है, तभी तो रेजिस्टेंट है वो, और अगर नहीं ग्रो कर रहा तो मतलब सेंसिटिव है, तो वो ग्रो ही नहीं करेगा एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो हम यूज़ करते हैं।